अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और ब्राह्मण समाज एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में पहले रहा है, अब उसके प्रभाव में कमी आई है। उसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। आज मैंने ये डिबेट इसलिए आयोजित किया है क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति करती है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की, आज उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक बुलाई थी और आने वाली 4 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों का जुटान होने जा रहा है समाजवादी पार्टी में। क्या बीजेपी का दामन छोड़कर ब्राह्मण समाज सपा को अपनाएगा? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14% ब्राह्मण समाज के वोट हैं। इसमें सभी आते हैं, ब्राह्मण, त्यागी, भूमिहार, ये सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में 14-15% के आसपास आकलन है कि ऐसा है। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व को ले तो यूपी में ब्राह्मण समाज बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में रहा है पॉलिटिकली, चाहे शासन का नेतृत्व रहा हो, सरकारों का नेतृत्व रहा हो, या राजनीतिक नेतृत्व रहा हो, या सामाजिक नेतृत्व रहा हो। ब्राह्मणों का वर्चस्व उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा गहरा और मजबूत रहा है। फिर 90 के बाद का दौर आया, मंडल और कमंडल की राजनीति आई और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण हाशिए पर लगना शुरू हुए। कमजोर होती गई पोजीशन, नेतृत्व तो हाथ से फिसला और जब फिसला तो अब तक नहीं मिला। ब्राह्मणों ने ये 2000 के बाद से जो अपना चरम काल देखा वो था 2007 का, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी और इसको ब्राह्मण दलित के एक बड़े सुपर कॉम्बिनेशन के साथ पेश किया गया था और ये बताया गया था कि ये सामाजिक चमत्कार है। दो बिल्कुल विपरीत कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन किया। उसको माना गया कि एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। मायावती मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 साल तक ब्राह्मण समाज को काफ़ी कुछ चर्चाएं रही, बहुत बातें हुई और उसी वक्त वो प्रचलित नारा भी आया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा और दिल्ली जाएगा। दिल्ली तो नहीं पहुंचा, लेकिन हाथी जहां था वहीं बैठ भी गया। काफ़ी नुकसान हुआ बीएसपी को, लेकिन सने शने चीज़ें चलती रहीं। फिर 12 में ब्राह्मण समाज सबसे लोएस्ट पोजीशन में एमएलएज में रहा। 32-34 के ही आसपास केवल ये लोग चुने गए थे और सबसे कम एमएलए ब्राह्मण समाज के हुए। फिर 2017 में जब बीजेपी की चुनाव जीती उत्तर प्रदेश में, 58 एमएलए जीत कर आए टोटल, सभी पार्टियों मिला के, जिसमें बीजेपी 95% उनके एमएलए थे। आज जब हम 2022 में खड़े हैं, को टोटल 52 एमएलए हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं और उसमें से भी 46 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 समाजवादी पार्टी में और 1 कांग्रेस में, टोटल 52। और 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से ब्राह्मणों को पर्याप्त नेतृत्व मिला हुआ है, एमएलएज में भी, एमपी में भी। शासन की व्यवस्था देखें, पुलिस की व्यवस्था देखें, ब्राह्मण समाज कहीं कम नहीं है, ठीक ठाक पोजीशन में है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन दिनों 9 सालों से ये इशू चल रहा है कि ब्राह्मणों के प्रति सरकार का आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तरह तरह की बातें चल रही। उन्हीं बातों के निचोड़ में समाजवादी पार्टी ने आज ब्राह्मण समाज के अपने जो टॉप लीडर्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी एक बैठक बुलाई कि ब्राह्मणों की अगर बीजेपी से, वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कोई नाराज़गी है तो उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी सपा को मिले। और मसला ये कि आने वाली 4 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा जी, जो देश के बहुत ही प्रख्यात समाजवादी नेता थे, उनकी जन्म जयंती है। उनके नाम पर लखनऊ में एक बड़ा 300 एकड़ का पार्क भी है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का वहाँ एक जुटान करना चाहती है।
ब्राह्मणों की शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के बीच ये संदेश डाल रही है कि वर्तमान सरकार ब्राह्मणों के प्रति मुखालफत रखती है, ब्राह्मणों के प्रति द्वेष का भाव रखती है। समाजवादी पार्टी अब इस जुटान के जरिए ये संदेश को आम ब्राह्मणों तक ले जाना चाहती है। ब्राह्मण बेहद जागरूक कम्युनिटी है। मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस कारण ऐसा नहीं कह रहा। आप ओवरऑल सामाजिक परिदृश्य में पाएंगे एक पढ़ी लिखी, एक जागृत कम्युनिटी है। राजनीतिक रूप से भी जागृत हैं, सामाजिक रूप से भी जागृत हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जागृत नहीं है। समाज में एम्पावरमेंट का प्रतीक है ब्राह्मण समाज के लोग। क्यों? क्योंकि कई नस्लों से यही फ्रंट पे रहे हैं। नेतृत्व तो इन्हीं के हाथ में रहा है। यानी पूरे गांव में अगर 100 घर हैं और एक ब्राह्मण का घर है तो पूरे गांव की पंचायत वही करता है। चौराहों पे या दूसरी जगहों पर जो डिबेट्स होती हैं, बातें होती हैं, उनको उनकी शुरुआत और भूमिका कौन बनाता है? ब्राह्मण बनाता है। किसी भी चर्चा का आगाज़ करता है, वो इस बात की धारणा बनाता है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ताकि सब लोग कहें अच्छा है। अगर वो कहेगा ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो इतनी रिसाउंडिंग कर देगा कि पूरे समाज को लगेगा कि बहुत बुरा हो रहा है। ये अवधारणा को शुरू करने और अवधारणा को सच में तब्दील करने वाली कम्युनिटी है। इस कारण भले ही ये 13-14% हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली कम्युनिटी है। हालांकि बीजेपी में जब से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सबको डांटा, उसके बाद से ये इकट्ठा होने का जोखिम मोल नहीं लिए। एक बार डांट खाए थे, उसके बाद दोबारा नहीं इकट्ठा हुए। अब समाजवादी पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को उठा के बीजेपी को एक जातिगत काउंटर देना चाहती। क्या सफल होगी? वैसे मूलतः जान लें कि ब्राह्मण कम्युनिटी और बीजेपी चोली दामन का रिश्ता है, बड़ा पक्का रिश्ता है दोनों में। इस रिश्ते को क्या समाजवादी पार्टी कुछ दरार ला पाएगी? कोई इसमें मतभेद उत्पन्न कर पाएगी? तो आज डिबेट में यही समझेंगे। कुछ बयान। आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है? सब जानते हैं कि जब सत्ता आएगी तब आप सबको दूर कर देंगे। जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो कहेंगे सब साथ आ जाइए। तो दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हम लोगों ने आग्रह किया सबको साथ लेके समाजवादी पार्टी को आप लोग आगे बढ़ाइए और आप एक ताकत हो, आप मन बना लो, क्योंकि आपके साथ है न्याय भी बहुत हो। आपने देखा इतना ब्राह्मण समुदाय आया जो भाजपा को जिताता, आवाज खड़ा है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि यहाँ भाजपा का राज नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से पंडित संजय चौधरी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। संतोष पांडे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और फार्मर एमएलए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज राजन त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित वायरल जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और सुनील शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार। तो बहुत शुक्रिया। आज इसमें अधिकांश सभी लोग तकरीबन एक ही कम्युनिटी से हैं। बस हमारे सुरेंद्र भाई थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि असहजता की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका इस परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो संतोष पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। अचानक ये ब्राह्मणों के प्रति समाजवादी पार्टी को इतना प्रेम मोहब्बत कैसे जागृत हो गई, और आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोग जुटे और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि ब्राह्मण कम्युनिटी जुड़े? भाई, ब्राह्मण समाज सपा से क्यों जुड़े? ब्रजेश जी, अचानक कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान रहा है। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण हमेशा अगुवाई की स्थिति में रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी समाज की बात आती है तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा सजग रहता है और ब्राह्मणों को सम्मान देने में कभी पीछे नहीं हटता है। आज का जो मूल रूप से कार्यक्रम था, वो चूँकि छोटे लोहिया के नाम से विख्यात स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की
जयंती 5 तारीख को आने वाली है अगस्त में, तो उसमें अच्छा, 5 इस को है। बार एक बड़ा आयोजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। उसी उपलक्ष्य में हमारे जो सांसद हैं बलिया के सनातन पांडे जी, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और हमारी पार्टी के जितने भी सम्मानित नेता हैं, पूर्व विधायकगण हैं, विधायकगण हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे समाज के लोग इकट्ठा हुए और बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत सुखद चर्चा हुई। हम लोगों ने तैयारी की है कि इस बार पूरा जनेश्वर मिश्रा पार्क, चूंकि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतना शानदार पार्क हमारे जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे बनाया, उसी पार्क में ब्राह्मणों की एक बड़ी जुटान होगी। हमारे समाज के, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के स्तर तक के लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। जिस तरह का उत्पीड़न आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं, उस दिन मील का पत्थर उस दिन साबित हो जाएगा और उसी दिन ब्राह्मण एहसास करा देगा कि भारतीय जनता मैं पार्टी आपसे में कुछ तो सवाल ब्राह्मण करना चाहता हूं। चाय पीने भी नहीं बैठ सकता है। और हमारे यहाँ जो है ये स्वतंत्रता है और ये हमारी ताकत है पार्टी में, हमारे समाज का ये सम्मान है। ओके, कुछ सवाल कि ले लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उस कार्यक्रम में रहेंगे और आप देखिएगा कि ओके, उसी दिन अब ये मेरा तय हो पहला जाएगा सवाल है कि ब्राह्मण कि समाज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी सरकार- पार्टी पर क्यों भरोसा करे, आपके ऊपर क्यों एतबार करेगा? आप तो पीडीए की राजनीति करते हो। इसलिए कि ब्रजेश जी, जिस तरह का अपमान ब्राह्मण समाज का हो रहा है, हमारे धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य जी का जिस तरह से अपमान हुआ, बटुकों के साथ जिस तरह का अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण चेहरे बनते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये बताएं कि उस समय इन्होंने कहा था कि नहीं, बटुकों के साथ जो अत्याचार हुआ होगा हम उनको न्याय दिलाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। ये बटुकों को फोटो खिंचाने के लिए पटका पहना के सम्मान देने की बात तो करते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज नेतृत्वहीन है। जो भी ब्राह्मण समाज की अरे अगुवाई कैसे वहां कर रहे हैं, नेतृत्वहीन सब है? आप आयातित यहाँ से लोग हैं। ब्राह्मण सब एमएलए ले दूसरे गए घरों से आए हुए लोग और हैं। आज देखिए मनोज पांडे को यहाँ कैबिनेट तो मंत्री बनाया, क्या सम्मान दिया है? कौन दे सकता है ऐसा सम्मान? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी कि अभी खुशी दुबे की मां भर्ती थी, उनकी जान जाने वाली थी बेचारी की, गरीब ब्राह्मण महिला हो, उसका इलाज कौन करवाता है? ये सरकार है, व्यवस्था है, तमाम बड़े नेता मंत्री सब तो हैं। तब कहाँ चले गए थे ये लोग जो मंत्री बने हैं आज? क्या किसी ने उन पे अंकुश लगाया था कि नहीं, गरीब ब्राह्मण महिला की मदद नहीं करनी चाहिए? हम गर्व करते हैं अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कि उस गरीब ब्राह्मण महिला की लाखों रुपए उन्होंने लगा के और उसकी जान बचा आप दी। मुझे अभी तक कारण जब नहीं बता पाए कि अत्याचार होता है समाजवादी ब्राह्मणों पे, पार्टी को तो ब्राह्मण समाज वोट क्यों दे? इसलिए दे कि भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की छुट्टी जी। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में दी थी और वो छुट्टी अनवरत जारी रही। हमारे सम्मान का जुड़ा विषय है। गांव-गांव में लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दिया और इसी अपमान का बदला लेने के लिए ब्राह्मण इस बार एकजुट होके, बहुत शुक्रिया और चूंकि आपका। अखिलेश जी की सरकार में ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान खांसी मिला, बढ़ गई। हमेशा। आप देख थैंक यू, लीजिए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम- मैं संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, क्या ब्राह्मण समाज आपसे नाराज है, जिसका फायदा ये समाजवादी पार्टी वाले उठाना चाहते हैं? देखिए, हर चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी अपने घोषित सिद्धांतों पर पलटकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहती है, जनता उसे अपने व्यवहार से और चुनाव के परिणाम से गलत साबित कर देती है। याद कीजिए, पिछली बार के चुनाव के समय भी विकास दुबे का मामला उठाकर ब्राह्मणों की नाराजगी की बात करने वाली समाजवादी पार्टी इसी इशू को लेकर आई थी। हर चुनाव के पहले अपने बेसिक सिद्धांत को लेकर पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी सिद्धांत से पलट जाती है और बात करती है कि हमें कैसे अपने सिद्धांत के विरोध में जाकर दूसरे वोट के जुटान के लिए काम करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण है उसका मंतव्य, उसकी भावनाएं, उसका विश्वास इस देश की संस्कृति के साथ,
इस देश की समानता के साथ, इस देश के सदाचरण के साथ, इस देश के सनातन मूल्यों के साथ था, है और ब्राह्मण के रहते हमेशा रहेगा। और जो भी राजनीतिक दल, जो भी विचारधारा, जो भी विश्वास इस विचारधारा पर जो देश की संस्कृति है, देश का सदाचरण है, देश का सनातन सभ्यता है, उसके साथ रहेगा, ब्राह्मण निश्चित रूप से उसके साथ खड़ा होगा। और आज व्यवहार में देखने को आता है कि लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं, भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, भारत के संस्कारों का विरोध करते हैं, भारत के मूल प्राण सनातनता का विरोध करते हैं, लेकिन वोट के लिए वो ब्राह्मण मतों को अपने आपकी पक्ष में। सरकार के ऊपर यह आरोप रखता है कि एक दुर्भावना के तहत एक कम्युनिटी विशेष, खास तौर पर ब्राह्मणों पर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, और कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं। इसी कारण तो विपक्ष इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। मैंने कहा अगर आप में कमी नहीं होती तो इतनी ऐसा ये लोग करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि पिछली बार के चुनाव में भी ये विषय उठा था ना, और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही ये विषय उठाया गया था कि ब्राह्मण बहुत नाराज है, ब्राह्मणों में नाराजगी है, कैसे विकास दुबे की हत्या कर दी गई और उनके खिलाफ पूरा वातावरण बनाया गया। पूरे ब्राह्मण समाज को विकास दुबे के साथ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से कोई नाराजगी नहीं है, 80% भी से ज्यादा वोट देकर, कोई नाराजगी नहीं, और लोगों को जिताकर बताया है, तो ये चुनाव के परिणाम जनता का विश्वास बताते हैं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सच्ची श्रद्धा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी 40-45 जितने भी रहे इकट्ठा हुए चाय पीने, आपने दौड़ा लिया उनको? आज तक वो डर के मारे दोबारा चाय पीने नहीं आए। ऐसा क्या था कि आप लोगों में के आपके अध्यक्ष को अपने ही एमएलए को नोटिस जारी करनी पड़ी? ब्रजेश भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। देखिए, ब्राह्मण को दूसरी जातियों से तौलने का, उसको दूसरी जातियों के साथ समानता का, मुझको लगता है कि जो लोग उससे तौलते हैं वो निश्चित रूप से ब्राह्मण का मूल्यांकन करने में असफल रहते हैं। देखिए, कहते हैं ये कि आप 4 तारीख को जो ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप अंडर थ्रेट हैं, आपको कुछ डर है कि कम्युनिटी कहीं आपका साथ छोड़ गई तो? देखिए, मुझे लगता है ब्राह्मण जितना ज़्यादा तर्कशील है, ब्राह्मण जितना ज़्यादा चीज़ों को समझकर वोट देता है, निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाएगा जिसने कन्नौज के अंदर एक ब्राह्मण बेटे की हत्या करके उनका सर अपने घर बुला लिया हो। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जा सकता कि जिसने चोटी काट कर मंगाने वाले माफिया सरगना की मृत्यु पर जाकर मिट्टी अर्पित की हो। मुझे लगता है कि ब्राह्मण अभी इतना बरगलाया नहीं जा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। तो ये बताइए कि पीडीए की राजनीति करने वाले, सर्व समाज की राजनीति करने वाले, अब ब्राह्मणों की राजनीति पे आ गए आप लोग। क्या सर्व समाज में ब्राह्मण नहीं है? इकलौते ऐसे क्यों ब्राह्मणों पे कर रहे हैं? नहीं, क्यों, सब पे कर रहे हैं। आप तो पीडीए की बात नहीं, सब पे कर रहे हैं। पीडीए में तो क्या नाम, पी फॉर पंडित भी तो होता है। आप इसको काहे अच्छा, मैं पिछड़ा काट दूं? पिछड़ी की जगह पंडित कर लीजिए, तमाम चीजें। अब ये मसला क्या है ना, ये मैं कितनी बार मनोज राजन जी को समझाया, इन्हें नहीं समझ आया, आज समझ आ गई है। अब बोलिए। एक मिनट, वो कहते हैं ना कि मनोज भाई को ही समझ में आएगा, आपको तो, आप तो हमारे शेरों से जो है पीछा छुड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं, कोई अनबन नहीं है, बस अब वो मन नहीं है, और मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुझसे कोई उलझन नहीं है। जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली ब्राह्मण ही नहीं, हर समाज के साथ इन्होंने दुराग्रहपूर्ण व्यवहार किया। तो अगर आज ब्राह्मणों की बात हो रही तो ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं। परम पूज्य गुरु शंकराचार्य जी के साथ में जिस तरीके का अपमानजनक व्यवहार इन लोगों ने किया है आप माघ मेले में, वो किसी से छुपा नहीं है। उनके बटुकों के साथ जो शिखा पकड़ के, शिखा में साक्षात देवी विराजमान होती है, जिस तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया, शंकराचार्य जी से इन्हीं लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके सर्टिफिकेट मांगा। आपके सामने वो तो ब्राह्मण ही थे ना, सर्वोच्च संस्था के धर्म गुरु हैं, आज की डेट में भगवान स्वरूप है, वो तो ब्राह्मण ही थे। उनसे सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप वो करिए, आप तो ब्राह्मण है ही नहीं। इसके बाद आप आ जाइए, एक अलंकार अग्निहोत्री नाम का अधिकारी है,
मैं पीसीएस अधिकारी है जिसने अभी इस्तीफा दिया इस व्यवस्था से तंग आकर के। जिस तरीके से पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में 46 ब्राह्मण बता रहे थे आप ही कि मंत्री हैं, सॉरी एमएलए हैं इनके यहाँ, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी का एक पार्टी हॉपर मनोज पांडे, हम उस गद्दार नहीं कहेंगे, वो उचित नहीं रहता, लेकिन बनाया मंत्री किसको? संजय चौधरी को नहीं बनाया, पंडित संजय चौधरी को नहीं बनाया, जो अपनी पूरी जान दी है पूरे भारतीय जनता पार्टी में जन्म से करके अभी तक, पिताजी दादाजी के समय से। बनाया किसको? मनोज पांडे जी को। तो आज की डेट में जो ब्राह्मणों की स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, अब चंदा चोरी की बात, ब्राह्मण आप पर क्यों एतबार करे? हम पर क्यों नहीं एतबार करेगा? क्यों करेगा? क्यों? इसलिए एतबार करेगा कि इस देश के संविधान पर एतबार करता है ना ब्राह्मण। ब्राह्मण ने इस देश के संविधान को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जातिवादी हो गए वो आप लोग? क्यों नहीं होंगे? जाति तो एक सच है। उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने आप को यह कह सकते हैं कि भाई मैं भी ब्राह्मण हूं, क्यों आप कह रहे हैं? मैं एक्सक्लूड किया आपने भाई, क्यों आप एक्सक्लूड कर रहे हैं? आपकी वजह से किया कि आप अकेले न पड़ जाओ। ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ब्राह्मणों की सभा में सबसे सुरक्षित हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, ब्राह्मण हमारी सभा में और हम ब्राह्मण हमारी सभा में किसको कहते हैं? और हम, मैंने सदा सहायता दिखाई कि इनकी मदद करूं। मैंने तो आपसे कहा ना, मैं तो और उससे बड़ी बात कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर ही जलती लकड़ी फेंक के भाग रहे हैं। तो मैंने तो कहा कि मैंने तो इसीलिए कहा कि सभा में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, ब्राह्मणों की सभा में हम सुरक्षित हैं। पंडित सुनील शुक्ला जी हैं, पंडित अनिल दुबे जी, 52 में 46 बीजेपी जी, जिस नाके से गुजरिए ब्राह्मण मतलब बीजेपी, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यही तो, उसके बाद भी उन्हीं ब्राह्मणों को नोटिस, ए खबरदार अगर तुमने मीटिंग करी तो, क्या नाम, अनुशासन है, ये अनुशासन है। ये अनुशासन है। मनोज जी एक दिन मुझसे कह रहे थे ये अनुशासन के लिए स्वामी अभी, हाँ, तो अनुशासन के लिए क्या किया कि उनकी ब्राह्मणों की बाड़ाबंदी अपने यहाँ के एमएलए के कर दी, पंडित संजय चौधरी को यहाँ पर बैठा दिया आपके यहाँ बहस करने के लिए, और मनोज पांडे जी को बना दिया वहां पर मंत्री। सबकी भूमिका है। हाँ, भूमिका है ना, पार्टी हॉपर्स की अगर भूमिका है तो आज की डेट में ये शर्मनाक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दुबे जी, ये ब्राह्मण समाज को आकर्षित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, कुछ बात में दम है, या फिर ब्राह्मण समाज बीजेपी और आप लोग के ही साथ है? आप तो बहुत घूमते हो, लोगों के बीच रहते हो, आपका मैं नियमित दौरा देखता रहता हूँ, आप बहुत दौड़ते हो जनता के बीच। बताओ आज इन लोगों को, सुनील शुक्ला जी को, मनोज जी को और हम सबको, कि ब्राह्मणों में क्या चल रहा है? देखिए, सुनील शुक्ला जी भी कायदे के जानकार हैं, मनोज राजेंद्र पूरी जानकार। भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों से क्या लेना देना है? समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों से क्या लेना देना? अच्छा। और पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर, जिनका हम सारे लोग सम्मान करते हैं, उनकी जयंती पर जिन्होंने जीवन भर समाजवाद का नारा दिया, उन्होंने तो कभी जाति की बात ही नहीं की। उन्होंने तो उस श्रृंखला को बढ़ाने का काम किया जिसको महर्षि दधीच ने किया, जिसको पंडित चंद्रशेखर आजाद ने किया, जिसको राजगुरु जी ने किया, कि उन्होंने सब समाज के लिए, देश के लिए काम किया। उस बात को तो जनेश्वर मिश्रा जी कर रहे थे, आप उनके नाम पर जाति की बात कर रहे हो, और जाति की बात आप कर रहे हो कि आपके बारे में वो मैं यहाँ कहने की कोई बात नहीं है। नहीं है बात, क्यों नहीं? जो बातें उन्होंने समय में हुई उनको अब यहाँ, अब आप जिस बात की एक तरफ कुछ कहोगे करोगे, कुछ तो कथनी और करनी में अंतर है। आप ये बताओ कि उस ब्राह्मण समाज में राजकुमार भाटी को बुलाओगे भाषण देने के लिए? राजकुमार भाटी को ब्राह्मण थोड़ी नहीं, लेकिन वो ब्राह्मणों के बारे में जिस तरह बोल रहे हैं, वो ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने बोला, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, तो वो भी क्या उसी समाज को संबोधित करने का काम करेंगे क्या? तो मैं ये वो बात शोभा नहीं देती। हम लोग तैयारी करके आ जाए। नहीं, हम कोई तैयारी क्वेश्चन का मौका नहीं दे रहे। नहीं, हम ब्रजेश जी, हम कोई उसमें तैयारी करने की बात नहीं है। हम तो केवल वो कहना चाहते हैं कि आपकी कथनी वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, और जहां तक हमारी बात है, हम लोग शंकराचार्य जी पर बोल सर, मैं देखिए ये करना करिए, आप नियम जानते हैं डिबेट का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम लोग तो उस पर काम करते हैं। हम तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उन्होंने जो किया कि सुनील शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। बताइए, ये ब्राह्मण समाज की को अचानक से इतनी इज्जत कैसे मिलने लगी? क्या हो गया ऐसा? धन्यवाद ब्रजेश जी। इन राजनीतिक दलों को लगता है कि जो ब्राह्मण समूह के लोग हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति है। जो शंकराचार्य युक्तेश्वरानंद जी हैं वो बहुत ही आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक अपने वक्तव्य दे रहे हैं। जो पिछले कुंभ के माघ मेले के दौरान जो ब्राह्मण बटुकों के साथ
चोटी खींचने की घटनाओं को लेकर असुरन जी ने, उस तरह की चीजें आई, तो एक लोगों को ये लगता है कि एक वैकुम है ब्राह्मण समाज में, जिसको समाजवादी पार्टी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देख लीजिए। यह पार्टी माधव प्रसाद त्रिपाठी, कलराज मिश्रा, केशरीनाथ त्रिपाठी, रमापति राम त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महेंद्र पांडे, मतलब एक तमाम ब्राह्मणों की एक लकीर रही, बड़ी बड़ी हृदय नारायण दीक्षित। लेकिन अब आज अगर आप देखने जाइए तो अब कोई दिखाई नहीं पड़ता। 42 विधायकों का नाम आपने लिया, बिल्कुल संख्या के हिसाब से सही है, लेकिन ये 42 विधायक हैं कहाँ? इनकी जो पार्टी के संगठन में, राजनीतिक निर्णय में इनकी भूमिका कितनी है, इस तरह के सवाल लोगों के मन में है। लेकिन मैं निजी तौर पर मानता हूं और मैं महसूस भी करता हूं कि ब्राह्मणों के सामने कोई विकल्प नहीं है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है। अगर उनको विकल्प मिलेगा तो जा भी सकते हैं। क्या विकल्प वो समाजवादी पार्टी हो सकती है, जैसा वो एफर्ट कर रहे हो हैं? सकती है। क्या क्योंकि विकल्प ब्राह्मण इसलिए हो क्यों सकते हैं। स्वीकारेगा समाजवादी पार्टी को? मुझे कुछ जेन्युइन रीजन दीजिए उसके। इसलिए वो स्वीकार कर सकता है, वो उसमें समाजवादी पार्टी का महत्व नहीं है। वही कर वो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट होगा तो उस राजनीतिक दल के साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। उसका भले समाजवादी पार्टी के साथ कोई बहुत लेना न हो, लेकिन जो विरोध में उतरेगा तो किसके पास जाएगा? कांग्रेस के पास जाएगा, समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। भाई कांग्रेस के पास 19, 22 राजनीतिक चुनौती देने का, अगर आप इस वातावरण को जो बता रहे हो, नहीं है। लेकिन 17, 19, 22 बीता ना, ब्राह्मणों की एकजुटता बीजेपी के साथ चट्टान की तरह है। मैं तो खुद कह रहा हूं आपसे, लेकिन आप ये भी देखिए कि बीजेपी में भी ब्राह्मणों को नेतृत्व नहीं मिलने वाला है। आप आज क्यों? देखिए, ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, योगेंद्र उपाध्याय वो भाजपा हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता है, वह संघ के व्यक्ति नहीं है। मनोज अब पांडे ये कोई शर्त नहीं हुई कि सर यहाँ से दगा के आओ तभी मानेंगे। ये क्या सवाल इस बात का नहीं है ना, उसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर आप एक जो आपकी पार्टी है, जिस पार्टी से आप आगे बढ़े हैं, अब उदाहरण देख लीजिए। आप बगल में मध्य प्रदेश चले जाइए। मध्य प्रदेश अगर में बीजेपी अपने कोर नेताओं पर फोकस करती, उनके दम पर चलती, कभी 40 विधायक से ज्यादा ये नहीं आते। ये दूसरी पार्टी से नेता लाए, एक बढ़िया बुके बनाए, जनता को अपनी पॉलिसी समझाए, आज नेतृत्व में है। अगर ये सब जिनका आप कह रहे हो कि दूसरे दलों से आइए हट जाएंगे, वही काम तो बीजेपी वहीं 40 पे होगी। वही काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता रहा कि यादवों की पार्टी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में केवल 5 यादवों को छोड़ के किसी यादव को टिकट नहीं दिया। पिछड़े वर्ग के सभी जातियों को अपने साथ जोड़ा। पता चला कि उत्तर प्रदेश से 1 नंबर की पार्टी बन गई हो। और जो लोग 2014-2019 से बीजेपी को वोट दे रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, अगर नाराज हुआ तो वो विकल्प चुन सकता है। थोड़ी पॉसिबिलिटी तो है, नाराज है, बिल्कुल नाराज है जी। क्यों? कि न तो संगठन में, न तो सत्ता में उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, न तो राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में वो शामिल हुआ है। बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी क्या मैं मनोज राजेंद्र त्रिपाठी जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, अब सबकी बात को समेट के आपके पास आते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक पॉलिटिकल जोखिम क्यों लिया, जबकि वो पीडीए की राजनीति करते हैं। दूसरा, ब्राह्मण समाज में आम ब्राह्मणों के बीच क्या चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के बीच क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी समारोह में जाएंगे या किसी 1 सितारा से लेकर 7 सितारा तक के होटल में जाएंगे, तो आपको एक वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। ब्राह्मणों की नाराजगी का ये वेलकम ड्रिंक विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी ने खुद दिया है, नाराजगी की वजह से। दूसरी बात, इस नाराजगी का फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी को ही अगर ले लिया जाए या मायावती को, कांग्रेस को ले लिया जाए, तो ये सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको 89% ब्राह्मणों ने वोट अभी फिलहाल दिया था, वो सारा अपना कनेक्शन पोर्ट करके उनके पास आ जाए। और इसमें किसी विपक्षी का कोई हाथ नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है ये। अब भारतीय जनता पार्टी के 46 विधायक हैं, जिसमें से 43 ने तो बैठक की थी और डांट खा के चुप होके बैठ गए। इसके लिए हर कोई एक गणित बैठालना चाहता है। यह बात बिल्कुल सही है कि 2012 को अगर छोड़ दें
तो ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर नहीं रहा है, कभी उसकी तरफ नहीं जाता। हां, आज की तारीख में अगर हम हाशिए पर पड़ी मायावती को उठाकर सामने लाएं तो उसके पास एक सरकार का पूरा अनुभव है, जहां पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, पंचम तल, थाने, जिला अधिकारी, एसएसपी, इन सब का एक रिकॉर्ड है उसके पास कि ब्राह्मणों को मायावती ने बहुत जबरदस्त तरजीह दी थी। हालांकि मेटल और केमिकल का रिएक्शन कराया था उन्होंने पॉलिटिकल लैब में, लेकिन वो रिएक्शन कामयाब, वो प्रैक्टिकल कामयाब साबित हुआ था। अब रही बात कि ये ब्राह्मण नाराज है, तो ब्राह्मण तो नाराज है, लेकिन कोई इस चीज को हल्का सा भाप नहीं पा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत होगा, यह पक्की बात है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद मैं जितना गया हूं थोड़ा फील्ड में, तो जो नाराजगी बंगाल चुनाव के पहले तक ब्राह्मणों में थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आप एक 10-12% का डिफ्लेक्शन समझ सकते हैं। उनको लगता है कि हम जो बांग्लादेश होने जा रहा था हमने वहां को बचा लिया है। लेकिन फिर एक बार मजबूती से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है। अभी आप सुरेंद्र राजपूत जी से बात कर रहे थे कि उनको अकेला महसूस नहीं करना है, तो सुरेंद्र राजपूत के जानिब से एक बात कह रहा हूं कि इस प्रदेश में चाहे कमलापत त्रिपाठी हो, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे श्रीपति मिश्रा हो, या 2012 के आसपास की आप बात कर लीजिए, तो शीला दीक्षित को बना के भेजा गया था यहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा, जब संजय सिंह संयोजक बने थे और राज बब्बर जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। हो सकता है सन में कोई ऊपर नीचे हो, तब भी शीला दीक्षित को भेजा गया था। तो कांग्रेस ने जितना ब्राह्मणों के साथ किया, कुछ सवाल करना चाहता हूं लेकिन मायावती ने एक बार साबित किया। भाई, नाराज होना एक अलग विषय है, नाराज होना एक अलग विषय है, लेकिन अपने मूल को छोड़कर दूसरी जगह जाना या दूसरी पार्टी को वोट करना जहां वो कभी परंपरागत तरीके से वोटर नहीं रहा हो, क्या ये ब्राह्मण ऐसा कोई फैसला कर पाएंगे? आपको लगता है कि उनकी नाराजगी या यूजीसी का विषय या ब्राह्मणों के जो उत्पीड़न की खबरें और जिस तरह के मसले विपक्ष की तरफ से, या कई बार तो मैंने देखा सत्ता पक्ष के एमएलए और नेता भी लिखते रहे, क्या उससे प्रभावित होकर बीजेपी का दामन छोड़ सकता है ब्राह्मण, या बीजेपी के साथ रहेगा, ऐंठा रहेगा? देखिए 2014 के बाद की अगर आप बात करेंगे तो ब्राह्मण सिर्फ बीजेपी का मूल वोटर नहीं है, ब्राह्मण वास्तविक तौर पर कांग्रेस का ही मूल वोटर था, बिल्कुल सीधी तौर पर। वहां से शिफ्ट हुआ, मैं केवल यूपी के परिवेश पर बात करता हूं, तो वहां से ये शिफ्ट हुआ, धीमे धीमे कांग्रेस ही साइडलाइन होती चली गई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पिछड़े और दलितों को लेकर मायावती और मुलायम सिंह की एक अलग राजनीति खड़ी हो गई। चलिए, इसको मानता हूं। जब विकल्प नहीं होता है ना ब्रजेश जी, तब विकल्प जनता चुनती है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप गौर करिए कि एक जुम्मा बनी पार्टी ऐसा विकल्प बनी थी दिल्ली में जिसने आम आदमी पार्टी खड़ी कर दी थी और भाजपा कांग्रेस को सबको किनारे कर दिया था। तो जब विकल्प नहीं होता, जनता अपना विकल्प खुद चुन लेती है। हां, फिलहाल अभी तक एक हाफ मोड में है ब्राह्मण कि क्या वो इस बार अखिलेश यादव पर भरोसा करके उसको वोट कर सकता है। उसकी वजह है कि अखिलेश यादव इस समय एक डिफरेंट नेचर के हो गए। जैसे अनुपमा जायसवाल ने पुतला जलाया, झुलस गई, लेकिन अखिलेश यादव उनको देखने गए। ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया, बंगाल में कोई नहीं गया, लेकिन वो जाके वहां पर मिल के आए। अखिलेश यादव के ऐसे बहुत सारे काम आप देखेंगे जो इस समय डिफरेंट हो रहे हैं। नहीं, लेकिन सिर्फ नेता विरोधी दल का एक इस डेवलपमेंट पद देकर क्या इस कम्युनिटी को समाजवादी पार्टी आकर्षित कर सकती है, वो भी जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे? ऐसी संभावना आपको प्रतीत होती है? हाँ, ये बीजेपी के पास दिग्गज ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है मनोज जी, दिग्गज नेताओं की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक एमएलए, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब हैं। जी, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि जिस लोहियावाद पर डॉक्टर राम लोहिया के चौखंबा नीति पर समाजवादी पार्टी बनी, उसमें छोटा लोहिया अगर किसी को टाइटल दिया गया तो जनेश्वर मिश्रा को दिया गया। हाँ, माता प्रसाद पांडे को मैं मानता हूं कि वो इस वक्त मुरली मनोहर जोशी या मार्गदर्शक मंडल वाले व्यक्ति हैं। वो चेहरा नहीं है कि ब्राह्मण वोट घसीट कर ले आएंगे, नहीं है। चेहरों की कमी है, तो फिर समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के अलावा बहुत बड़े चेहरे हैं ही नहीं। लेकिन 2024 के चुनाव को आपको सामने रखना पड़ेगा।
उसमें भी एकमात्र अखिलेश यादव का चेहरा था और उन्होंने उस उत्तर प्रदेश से भाजपा को किनारे किया था, 63-64 से उठा के तो आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सामने ब्राह्मण मोदी, लीडरशिप नहीं अमित शाह, है, योगी। इस कारण ब्राह्मण एतबार नहीं कर रहा है? कभी नहीं किया है। ब्राह्मण नहीं रहा है ट्रेडिशनल वोटर समाजवादी पार्टी का। तिलक तराजू और तलवार के नारा देने वाली मायावती के साथ वो चला गया, वहां चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा एक खटक रहती है उसको समाजवादी पार्टी को लेके। हो सकता है MY फैक्टर को लेकर तो अभी की जो इस वजह नाराजगी से है, होता हो। थोड़ी बहुत जो लेकिन नाराजगी इस है, बार ये बीजेपी की खिलाफत में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी या आने वाले वक्त में बीजेपी ये नाराजगी दूर करके पैर छू के मना लेगी? देखिए थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन हां आप ये कह दें कि ब्राह्मण पूरी तरीके से बीजेपी से खुश है, तो हां खुश नहीं है, लेकिन दो बातें हैं। एक, उसके पास क्या समाजवादी पार्टी का विकल्प है, तो थोड़ा बहुत उसको हां माना जाता है। दूसरा, अभी तक ब्राह्मण के पास कोई विकल्प है नहीं, एक्चुअली फॉर ग्रांटेड है, और वो ये जानता है कि वो फॉर ग्रांटेड है बीजेपी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ संतोष पांडे जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और फार्मर MLA हैं। डिबेट के पहले चरण में जो विशेषज्ञों की बात आई पांडे जी, उसमें आप पर भरोसा क्यों करें? पहली बात, जनेश्वर मिश्रा जी ने कभी जाति की कोई बात नहीं की थी। उनके नाम पर क्या ब्राह्मण कभी इकट्ठा होंगे जिन्होंने कभी ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया? तीसरा, आपके पास लीडरशिप नहीं है ब्राह्मणों की, तो ये समाज आपके ऊपर एतबार क्यों करेगा? देखिए ब्रजेश जी, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि छोटे लोहिया जी ने कभी जाति की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखा, लेकिन मेरा अपना ही मानना है कि ब्राह्मण समाज तो सबसे पहली प्रियॉरिटी उसकी होती है सम्मान की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण को कुचला जा रहा है, ये चाय तो पी नहीं सकते बैठ के, वो कह रहे हैं कि हम बड़ा सम्मान देते हैं। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को और हमारे लोकदल के साथी को, तो मैं कहना चाहता हूँ यही ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, ऐसे कुचलवाते रहिए समाज को। और जिस तरह का अपमान ब्राह्मण समाज का हो रहा है, आप देखिए नेतृत्व तो हमारे यहाँ बहुत मजबूत है। हम लोग जब 12 में MLA हुए थे तो 23 MLA ब्राह्मण समाज के थे, और हमारे दल में ही जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी थे, और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तब भी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी हुए, और नेता विपक्ष भी इस समय माता प्रसाद पांडे जी। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। 10-10, 12-12 मिनिस्टर हुआ करते थे, ना जाने कितने दर्जा प्राप्त मिनिस्टर को बनाया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का इनका कॉन्फिडेंस है, मैं मान रहा हूँ इसी में ये रहें, अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 46 ब्राह्मण चाय नहीं पी सकता, एक कैबिनेट मंत्री को भाजपा के एक लोध समाज से आने वाले विधायक ने जिस तरह का रवैया अपनाया था, पूरे प्रदेश ने देखा था। हमें, हमारे समाज को तो ये नोटिस दे देते हैं, लेकिन यही दोहरा रवैया इनका देखिए नजर आता है। और आप देखिए लगातार इस तरह का अपमानजनक रवैया ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है। मैं मानता हूं ब्रजेश जी कि इस बार ब्राह्मण समाज एक चुन चुनकर पूरी बातों को याद रखेगा। पर आप ये बात पांडे जी क्यों भूल जाते हैं करेगा कि ब्राह्मण और बीजेपी ये जनेऊ में लिपटा हुआ धागा है जी। हाँ, यही तो बात है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। यही कह के ब्राह्मणों की कब्र खोद रही भारतीय जनता पार्टी। आज ब्राह्मण समाज की यह स्थिति है कि कहीं भी उसका अपमान हो, उसका कोई एक नेता नहीं जहां वो जाके अपनी बात कह ले। और जो लोग दूसरे दलों से आके यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी स्थिति तो ये है कि मीडिया में बयानबाजी तो करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन बाद में ऑफ कैमरा जब पूछिए थैंक यू पांडे जी, धन्यवाद करते हैं कि अरे भैया किसी तरीके से बने रहने दीजिए। ये हालत समाज की आज संजय चौधरी जी, आपकी पार्टी का और ब्राह्मणों का जो रिश्ता है, हम लोग उस रिश्ते में खुशी नाराजगी चलती रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पर थोड़ी जो नाराजगी अपने समाज की हर लड़ाई लड़ लेते हैं जी, धन्यवाद। अपने समाज का कहीं भी बहुत धन्यवाद आपका। की बात होती तो हमारे ब्राह्मणों की नाराजगी चौधरी जी कहीं आपके ऊपर भारी न पड़ जाए।
संजय चौधरी जी। देखिए, ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं है, और मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास है। जो लोग ब्राह्मण समाज को समझने की भूल करते हैं वही इस प्रकार की सोच रख सकते हैं। देखिए, ब्राह्मण का पूरा सांस्कृतिक चरित्र अपने लिए नहीं है, उसका पूरी की पूरी सोच संस्कृति के लिए स्वयं को भी अगर कभी बलिदान करने की बात आए तो वो दधीच की तरह खड़ा हो सकता है। अरे अब बलिदान नहीं देगा, अब हिस्सा दो भैया। देखिए, अब बलिदान मत कराओ। देखिए, ब्राह्मण बहुत बलिदान हो गए। ब्राह्मण की जो कल्पना है, ब्राह्मण का जो संस्कार है, वो देश, समाज, संस्कृति, सनातनता के लिए, आगे आने के लिए और समाज को मार्गदर्शन करने के लिए, सत्ता संस्कृति के हिसाब से चले, सत्ता संस्कार के हिसाब से चले, सत्ता सनातनता के साथ चले, देश और समाज बढ़े। पर ये भेदभाव की बात फिर मनोज राजन जी ने क्यों कही? नहीं, देखिए, मनोज जी उसका जिस नजरिए से देखेंगे वैसा विश्लेषण सुना आपने उनका, वो विश्लेषण वैसा ही होगा, लेकिन इसके जो उनका क्या नजरिया आप बताओ। जो उसका मर्म है, नहीं, एक सेकंड रुको आप। जो उसका उनका क्या मूल है, नजरिया था जो आपको नहीं पसंद आया? देखिए, मैंने कहा ना कि ब्राह्मण को जब उस नजरिए से देखेंगे, उस नजरिए से देखेंगे तो वैसा पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि क्या मनोज राजन त्रिपाठी का नजरिया गलत है? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनके जो नजरिए की सोच है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का भारतीय जनता पार्टी अगर ब्राह्मणों का दुख दर्द कह दिया तो आप उनका नजरिया खराब का साबित कर दोगे। देखिए, जब यही हुई बात, ये तो जब अपने परिवार में कुछ बात होगी तो बिल्कुल कही जाएगी, परिवार बिल्कुल कही जाएगी, और बलिदान दे अपना परिवार, वो कहने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए और अधिक बेहतरी के लिए जो भी होगा, मैं मनोज जी को पहले ले लूं, आप लोग को ऐतराज नहीं। ब्राह्मण समाज उसके लिए मनोज राजन जी, बलिदान देना पड़ेगा सर आपको। मनोज जी, आपको बलिदान देना पड़ेगा इनसे। ओके मनोज जी बोलिए। देखिए बलिदान तो हो ही रहा है। बात अभी मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य पूछना, बात शिखा पकड़कर बटकों को मारने तक नहीं थी। अब तो आ गई कि पूरा का पूरा मुकदमा ही फर्जी था। खुद जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो कह रहा है मैंने दबाव में कुछ अफसरों के और रामभद्राचार्य के जो उत्तराधिकारी उनके कहने पे कर दिया। वही आदमी ब्रजेश पाठक के खिलाफ तहरीर दे आया था कि ब्रजेश पाठक बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश कर रहे थे, और तहरीर हजरतगंज थाने में ले भी ली गई। क्या ब्राह्मण नाराज नहीं होगा? राम मंदिर जहां पे आप पिछला 2024 का चुनाव हार चुके हैं, जिस राम मंदिर को आपने बनाकर तुरंत देवार्पण उसका इसलिए किया था ताकि इसका एक सियासी लाभ आपको चुनाव में मिल सके, लेकिन वो भी हारे, और अब चंदा चढ़ावा चोरी का मसला इतना ज्यादा बड़ा हो गया। क्या ब्राह्मण को नाराजगी नहीं होगी? क्या वो कुछ नहीं सोचेगा? तीसरी और आखिरी बात, ब्राह्मण के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेतृत्व। मुझे अगर आप 30 सेकंड का मौका दें, एक छोटी सी बात कहूंगा। एक बहुत बड़े अधिकारी के पिताजी की डेथ हो गई। हम 5 विधायक, छठा मैं, ये हम सब लोग उनके कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में नहीं बल्कि उनके यहां शोक जताने के लिए पहुंचे। बैठे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। हर ब्राह्मण विधायक अपने अपने हिसाब से बता रहा था कि कलश कहां बांधना चाहिए, हड्डी कहां फेंकनी चाहिए, अस्थि कहां विसर्जित करनी चाहिए, ये सब बातें हो रही थी। लौटते समय सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि ब्राह्मणों को एक होना चाहिए। ये बात ब्राह्मण की बैठकों से पहले, क्योंकि तब बैठक होने जा रही थी। प्लीज मेरी पूरी बात सुनिएगा। अब गाड़ी चली जा रही है, उनमें से एक विधायक उतरा तो बाकी 4 कहते हैं यही ससुरा सबसे बदमाश आदमी है, इसको अपने साथ नहीं रखना। फिर इसके बाद एक और उतरा, 3 बचे। बोले ये दोनों मुख्यमंत्री के जाके सवेरे शाम पैर छूते हैं, इसको अपने चक्कर में मत पड़ना, ये मुख्यमंत्री को फीड करता है जाके। इसके बाद फिर एक उतरा, अब 2 बचे। अब दोनों उन तीनों के लिए कहने लगे कि इन्हीं लोगों ने ब्राह्मणों की स्थिति बेकार कर दी। आखिरी में एक बचा जिसने मुझसे कहा कि ये सब के सब चुगलखोर है, ये सब के सब ब्राह्मण समाज के। तो ब्राह्मण के पास आप इस कहानी के जरिए संदेश क्या देना चाहते हो? नेतृत्व तय कर ले, उसके की बात करना चाहते हैं, सबको बताना सर, संदेश क्या देना चाहते हो? बस यही कहना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ना भारतीय जनता पार्टी अपना कोई ब्राह्मण नेता बना पाई, एक बात। दूसरी बात, ना ब्राह्मण कोई अपना नेता तैयार कर पाए। अगर यह नेता तय होता, जैसे राजा भैया हो, योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, इनको लोग ठाकुर इनके पीछे चलते हैं, लेकिन ब्राह्मण के आगे चलने वाला कौन सा नेता है बताइए?
जो ये तय कर ले कि अब हमको ये करना है। नहीं है कोई, तो ब्राह्मण खुद इस मामले में कमजोर है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम में सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी जिसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी जिस कम्युनिटी की, ब्राह्मण कम्युनिटी, नेताओं का अभाव है? आपने प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित कर दिया। आपके पास नेतृत्व होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अरे पंडित प्रमोद तिवारी जी राजस्थान से राज्यसभा है, आप बताइए, अगर नहीं है तो अब रुक तो जाइए सर। अब आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आपकी बात काट दी तो गड़ लफड़ा हो गया। मोना मिश्रा जी हमारी विधायक मंडल की नेता हैं, अजय राय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता, वो है पंडित राहुल गांधी जी। हाँ? क्या पंडित राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी। मैं फिर से कहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नवासे। आपको बताऊं, कभी कभी कानों में कुछ गूंजता है ना, तो मैं तो दोबारा अभी गूंजने दीजिए, अभी और भी गूंजेगा। अभी आप देखिए, अभी पंडित जी ने कहा हमसे, संजय चौधरी जी ने कहा साहब वो सत्ता लाते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, संस्कृति के लिए करते हैं। अरे भैया, सत्ता ला दे दी राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, और सत्ता आप लोग दे दी अडानी अंबानी को। बलिदान बलिदान दिया, ददी जी की हड्डियां हुई और सारी की सारी सत्ता उठाई, डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में रख दी, गद्दारी वाली डील कर ली। तो आपने कौन सा ब्राह्मणों के गले में माला डाल दी? क्यों नहीं डाली भाई? आप हमको बताइए। एक टाइम पे 27 मुख्यमंत्री थे ब्राह्मण कांग्रेस के, ये भाजपा के आप उठा लो। यही जातिवाद तो आज ब्राह्मण भुगत रहा है। सुनिए सर ना, देखिए अब अगर आप चारों तरफ से आपके साथ तो वही है कि जो भी चीज अभी आप नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी के खिलाफ हमारी बात को इस्तेमाल करने लगोगे। जिस संदर्भ में बात हो रही है उस संदर्भ, इंडिया गठबंधन में इस बार, सर आप इंडिया गठबंधन में इस बार नल नील कोल भील पिछड़ा दलित आदिवासी ब्राह्मण, पंडित जी कहां गए अभी जिनका नाम ले रहे थे? कहा ना पहले, आप सुन नहीं रहे। ये सर्व समाज जाएगा। एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूं, जो यहां पर मनोज भाई से और सुनील जी से छूट गई। अनिल जी तो खैर याद रखते हैं, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, इस वक्त सत्ता के उसमें है, विपक्ष में रह के क्या करें। एक चीज देखिए, चंद्रगुप्त को किसने गद्दी घनानंद के खिलाफ दी थी? आज उत्तर प्रदेश में घनानंद वाली स्थिति हो गई है, देश में घनानंद वाली स्थिति हो गई है। भूमिका एक चंद्रगुप्त जो है, जो ब्राह्मण समाज है, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को और देश में राहुल गांधी जी को बना करके मानेगा। इस चीज को जान लीजिए। ब्राह्मण इस तरीके से त्याग देता है और इस तरीके से बलिदान देता है। अभी इन्होंने भाटी जी वाली बात अनिल भाई ने भाटी जी वाली बात तो बड़ी खुल करके कह गए, जिसमें उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द राम मंदिर की चंदा चोरी पर नहीं निकला, और एक शब्द जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो अपमान किया, मौका दे नहीं उनको अपमान किया, एक शब्द इनका उनके लिए निकला। अरे इतनी सत्ता लोलुपता तो ठीक नहीं है अनिल भाई, आप साथी हैं ना, आपको कुछ दिया, क्या करेंगे? ना आपको कुछ दिया, ना पंडित संजय चौधरी को कुछ दिया। दुबे जी बोलिए। ब्रजेश जी, इतनी बातें अभी राजपूत जी ने भी कही और भी बातें आई, ये उस ब्राह्मण को जिन्होंने समाज को सिर्फ देने का ही काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। एक अगर आपको टिकट नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बना देते, मैं अपनी बात नहीं पूरा जीवन आरएलडी को दे दिए हो। आप दूसरी बात कर रहे हो। क्यों दूसरी बात? ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हो ना, तो बताओ ब्राह्मण को सीमाओं में मेरे पर गुस्सा न करो, मेरी सुनो बात। मैंने ब्राह्मण को आप जब सीमा पे बांधने की बात करते हो, ब्राह्मण ने हमें अभी सब्र नहीं, वो ब्राह्मण अभी राजपूत जी ने कहा सब्र ले लो। अरे चाणक्य खुद भी राजा बन सकते थे। आपको टिकट किसको राजा बनाने का काम? सही कहा, एक पिछड़े को राजा बनाने के लिए चाणक्य। नहीं सर, आप बीच में ना बोलो सर। आप मुझे बताओ, अगर आपको एमएलसी बना दें, एमएलए का टिकट दे, ये हमारी भूमिका हमारी पार्टी तय करेगी। हमें राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, ये अरे ये सब तो टोकन वाले। अब वो हो सकता है जो भी उनको तय करना होगा, ये पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है। मुझे ये दे रखी है, जो दूसरी जिम्मेदारी देंगे उसे भी निभाऊंगा। बलिदान ही हो गए हमेशा। नहीं, बलिदान तो ये तो समाज ने खैर दिया ही है, वो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन कई लोग मुझसे कह रहे हैं भाई दुबे जी को कुछ मिलना चाहिए। राजनीतिक दल में भूमिका होती है और वो भूमिका बनती रहती है। यहाँ तक जो जिस समाज के लिए आपने हमें बुलाया है, उसने हमेशा जो है जोड़ने का काम किया है, उसने कभी तोड़ने का। तो आप बलिदानी जत्थे में हो। वो जोड़ने की बात करता है, वो तोड़ने की बात नहीं करता। हमने हमेशा सबको जोड़ने का काम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सुनील शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी धन्यवाद। वो भगवान की श्रेणी में उन पे सुनील जी, सुनील जी ब्राह्मणों का सांस्कृतिक चरित्र है। सुनील जी, ब्राह्मण हमेशा बलिदान के लिए जाना गया है। ब्राह्मण सत्ता लोलुपता की बात नहीं है, जैसा आप इशारा कर रहे थे, त्याग और बलिदान का प्रतीक है।
और बलिदानी जत्थे के कुछ लोग इस डिबेट में हैं। नहीं, केवल ब्राह्मणों से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक सामाजिक समीकरणों के लिए प्रयासरत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष, और कोई जाति आपको नहीं मिलती है। अरे जरा संतोष पांडे जी की भी पार्टी की तरफ एक निगाह डाल लो। आप डाल लीजिए ना, मैं कतरा हूं, आप डाल दीजिए। आज वहां माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता हैं। जो आपको सूट किया आपने पहला नाम ले लिया। नहीं, मैंने इसलिए मैंने आपने कहा तो आपने नाम लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों कोई विकल्पहीनता की स्थिति है ब्राह्मणों के पास, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अन्यथा वो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से संतुष्ट है और अपने आप को वहां बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहिए ना, यही भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती थी। ब्राह्मण कभी इनका परंपरागत वोटर था, वो तो कांग्रेस का वोटर था। ब्राह्मणों ने इसी राज्य में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाए। सवाल केवल इस बात का है कि अगर आप उसको राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे, अगर उसको राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अरे भाई, एक पार्टी में 46 एमएलए हैं, आपसे वंचित रहेंगे। 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, 12 आपके अकेले थोड़ी हैं, सपा के भी तो हैं। 12 लोकसभा। हाँ, आपके अकेले देख कितनी तेजी बोले 12। अरे आपके नहीं है भैया सब। अरे देश के तो हैं, प्रदेश के तो हैं। आप जो है आपको किसने कहा? आप तो बलिदानी के, आप क्यों बोल रहे हो? बलिदानी लोग क्यों बोल रहे हैं? बोलिए भाई। देखिए, मैंने कहा जो मनोज जी की बात पे बढ़ा रहा हूँ कि ब्राह्मण और बीजेपी ये जनेऊ के लिपटा हुआ धागा है, आप अलग कर ही नहीं पाओगे। ये बिल्कुल था 2014 में, 2019 में, 24 में नहीं था। और अगर 24 में भी जनेऊ में लिपटा हुआ ब्राह्मण होता तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। वो गाजीपुर नहीं हारती, वो बलिया नहीं हारती, वो देवरिया नहीं हारती, वो जौनपुर नहीं हारती। ये हारने की वजह यही है ना कि वो समूह, एक बड़ा समूह निकला आपसे, और जो आपसे अलग होकर उससे मतदान किया। उस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में ब्राह्मणों में क्या परसेप्शन है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोग असंतुष्ट हैं। उनको मैं कहता रहा हूं कि राजनीतिक रूप से उनको क्या हासिल हुआ, सामाजिक रूप से उनको क्या हासिल हुआ। 46 एमएलए, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6-7 मिनिस्टर, और क्या चाहिए? किसी का घर ले लेंगे आप? बिल्कुल आपका कहना सही है। आपके पास 40, आप वही कर रहे हैं ना कि अगर आपके पास संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, वह उसमें से कौन सा व्यक्ति की भूमिका क्या है, ये सवाल है जी। अगर मान लीजिए कि झांसी से निकला हुआ कोई ब्राह्मण व्यक्ति है उस समुदाय का, वो लखनऊ आवे, तो भारतीय जनता पार्टी के किस ब्राह्मण नेता से जाके मिलेगा वो भाई अपना दुख बांटने के लिए? तो सपा में किससे मिलेगा? नहीं, पहले तो बीजेपी की बात कर लीजिए आप। ब्रजेश पाठक से मिलेगा, मनोज पांडे से मिलेगा, योगेंद्र उपाध्याय से मिलेगा। उनकी भूमिका वह इस स्थिति में है, टेलीफोन करेंगे सर, तुरंत डीएमएसपी लाइन पे आता है। और क्या करें बताओ? अरे तो अभी तो राकेश सचान का एक वीडियो आप सुनाई पड़ रहा है। अरे सचान जी के साथ थोड़ा कांड हो गया पीछे ना, इस कारण थोड़ा अभी बेचैनी है। ये सबके पास कोई ना कोई कांडा बताएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण एकदम छोड़ के जा रहा है, लेकिन बीजेपी से उसके मन में नाराजगी है। अगर आप बात करते हैं तो उनके मन में नाराजगी मिलती है। और अगर जो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा तो उसका बड़ा कारण होगी कांग्रेस का गठबंधन। वह कांग्रेस को ये लोग तो पीडीए की राजनीति करते हैं ना। आज पहली बार कसम खा के सुरेंद्र राजपूत 3 मरतबा इस डिबेट में बोले पंडित राहुल गांधी। हाँ, पंडित राहुल गांधी, उनका गोत्र आप देखिए। हाँ, क्या क्यों नहीं देखेंगे आप? क्यों नहीं देखेंगे भाई? अरे दादा, हद हो गई। आप अन्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, अपडेट किया जाएगा। आई एम वेरी मच श्योर। क्यों? सुनील जी बोलिए। नहीं तो ये गोत्र कौन सा? जी भी जो बात कर रहे हो, जवाहरलाल नेहरू को पंडित कभी जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को नहीं कहा। उस समय उस देश की जनता में भी उनको पंडित नेहरू नहीं कहा, उनको चाचा नेहरू जाने जाते थे जी। ये तो लोगों ने अपने हिसाब से उनको पंडित नेहरू कहने लगे हैं, लेकिन एक बड़ा समुदाय है जो उनको मुसलमान साबित करने में लगा हुआ है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक 20 सेकंड का वक्त आप दूंगा मनोज राजेंद्र पाठी जी को। मनोज जी, आज की चर्चा का सार क्या है?
देखिए, आज की चर्चा का सार यह है कि समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र के बहाने भीड़ जुटाने और ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभाने का एक जरूर सियासी पासा फेंका है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण लाने का जो सबसे बड़ा मेड़ मोड़ने वाला मसला है वो कांग्रेस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस को तो वोट दे सकता है लेकिन समाजवादी पार्टी के आप लिए सोचिए थोड़ा कि ऐसा कोई सम्मेलन हो, राहुल गांधी त्रिपुंड लगाए हो, से समन्वय धोती होती पहने हो, जनेऊ डाले हो, आएंगे तो ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोटर्स की कांग्रेस के प्रति जो हिस्ट्री है, जो जुड़ाव है, उसकी बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के बीच में जितना बेहतर कॉम्बिनेशन होगा, ब्राह्मण कांग्रेस के रहते समाजवादी पार्टी के साथ बहुत धन्यवाद एक टर्न ले सकता है। यह है कुल मिला के निचोड़। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने आज की परिचर्चा में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो एक बड़ा खुलासा करेंगे कि श्री राम जन्मभूमि न्यास में वैसे तो 15 सदस्य हैं, लेकिन किन 4 ने पूरे ट्रस्ट को कंट्रोल कर रखा था। सारा पैसा, सारा हिसाब किताब, सारा सोना चांदी इन 4 के कंट्रोल में था। कौन है ये 4 मेंबर्स और क्या थी इनकी भूमिका? कौन कैश संभाल रहा था? कौन सोना रखे हुए था? कौन मोटा माल पीट रहा था? सबकी पूरी रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।